हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका इस चैनल में। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका संबंध किसी खास विशेष कक्षा से नहीं है। उसका संबंध कक्षा 8वीं से लेकर के 10वीं तक के सारे बच्चों को लाभ देगा। अगर आपको साइंस में, विज्ञान में पढ़ने में रुचि है, इंटरेस्टेड आप उसमें हैं, अच्छे से उसमें करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है, जिसे हम सामान्य विज्ञान के सामान्य बिंदु नाम दिया गया इस वीडियो को, उसको आप ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें। इससे आपको डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली बहुत लाभ होने वाला है। इसमें उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिनका संबंध आपके साइंस के किसी भी चैप्टर से हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, पहला वर्ड इसमें लिया गया है दूरी। ये है दूरी। अब दूरी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, रोज इस शब्द का उपयोग भी करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शब्दों में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूरी को आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे आप बताएंगे, उसका कुछ अलग ही मुद्दा है। दूरी की परिभाषा आप कैसे बोलेंगे? अभी मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इनके बीच एक गैप है, एक अंतर है, एक डिस्टेंस है। ओके, इसी अंतर को हम दूरी कहते हैं। अब इसको आप परिभाषा कैसे देंगे? परिभाषा के लिए आप बोल सकते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य जो अंतर होता है उस अंतर को दूरी कहते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य पाए जाने वाले अंतर को दूरी कहते हैं। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज गैप बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस इज ए interval, a gap between any two point. ओके, ये हो गई दूरी की परिभाषा। अब दूरी की परिभाषा, दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर। दूरी को हम हमेशा मीटर में नापते हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब एक बात की चर्चा में ही प्रयोग करते चलेंगे। जो भी हमारे पास राशियां होती हैं, जो आंकड़े होते हैं, अब ये दूरी है, विस्थापन है, चाल है, वेग है, द्रव्यमान है, ये सबको हम राशि कहते हैं। राशि, ये राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक राशि होती सदिश और एक होती अदिश। सदिश को बोलते हैं वेक्टर। अब सदिश का मतलब क्या होता है? ऐसी सारी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। वेक्टर इज ए unit where direction as well as the amount both are required to express it, they are called vector. और एक होता है अदिश राशि, स्केलर। ये क्या है? ऐसी समस्त राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता तो होती है किंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। इन स्केलर वी रिक्वायर ओनली अमाउंट, नॉट द डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड स्केलर। अब इसी आधार पर, इस परिभाषा के आधार पे हम आगे बताते चलेंगे कौन कौन सी राशियां जो हमको मिल रही हैं वो सदिश हैं कि अदिश हैं। अभी दूरी है। दूरी को नापने में हमें दिशा की आवश्यकता कहीं भी नहीं पड़ती है, इसलिए दूरी एक अदिश राशि है। डिस्टेंस इज ए स्केलर। ठीक है ना? अब इस प्रकार से दूरी की परिभाषा याद रखिएगा, दूरी की इकाई मीटर है याद रखिएगा, और दूरी कौन सी राशि है इसको आप ध्यान में रखिए। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 आप देखिए, विस्थापन है। विस्थापन, अब एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, ठीक है। अब इसमें आपको दूरी विस्थापन में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ इसमें असमानताएं हैं। समानता, असमानता इसमें क्या है? अभी आपने देखा, दूरी को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, दूरी एक अदिश राशि है। और जिन राशियों को, जिन दूरी को व्यक्त करने के लिए
हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ती है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। अब इसको ये समझेंगे। मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैंने एक बॉल को फेंका और 15 मीटर दूर जाके गिरी। दूरी तो हमने बता दिया कितना मीटर दूर जाके गिरी, लेकिन डायरेक्शन हमने चर्चा नहीं की कि मैंने जो बॉल फेंकी थी वो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर गई, इसकी चर्चा हमने नहीं की ना। डायरेक्शन की बात हमने नहीं करी, इसलिए ये दूरी कही जाएगी, अर्थ राशि। लेकिन विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में बताना पड़ेगा कि एक बॉल मैंने फेंकी, वह 15 मीटर ऊपर गई या नीचे गई या पूरब गई या पश्चिम गई, उत्तर दक्षिण आगे पीछे, ये वर्ड आपको जोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के उस आंकड़े को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो इस आधार पे विस्थापन अथवा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अथवा डिस्प्लेसमेंट कि हम डिफिनेशन कैसे बताएंगे। अब ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसको मानेंगे प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच के अंतर को प्रारंभिक और अंतिम, या देखिए दूरी में मैंने सिर्फ दो बिंदु की बात की थी, लेकिन विस्थापन में क्या बोल रहा हूं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, द इनिशियल पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट। ओके, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इज गैप बिटवीन द इनिशियल एंड द लास्ट पॉइंट। इनिशियल एंड द लास्ट पॉइंट, इनिशियल में प्रारंभिक। अब इन दो बिंदुओं के बीच का जो गैप होगा वो हम कहेंगे विस्थापन, क्योंकि यहां पर दिशा दी गई है, ठीक ना, प्रारंभिक और अंतिम। अब इस आधार पे देखेंगे कि विस्थापन की इकाई क्या होती है। विस्थापन की इकाई यूनिट वही है जो आपने दूरी में लिया था, अर्थात मीटर। और विस्थापन एक वेक्टर है, क्या है, वेक्टर। वेक्टर मतलब सदिश राशि, इसमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये बातें आपकी हो गई, तो आपने समझ लिया दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। आइए अब हम लेकर चलते हैं आपको अगले वर्ड के लिए, चाल। आपने तो चाल वर्ड का उपयोग बहुत बार किया होगा, सुना होगा, स्पीड के बोलते हैं इसको। चाल क्या होता है, परिभाषा याद रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र है। चाल को दिखाएंगे एस से, दूरी को दिखाएंगे डी से, समय को दिखाएंगे टी से। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं ये लिख देता हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब परिभाषा क्या है, निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। याद कर लीजिएगा, निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसकी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। इंग्लिश क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, या डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, और डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड। और ये जो राशि है कौन सी होगी, सदिश राशि होगी, याद रखिएगा। तो अदिश राशि, अदिश राशि है यह, एक क्या है, अदिश राशि, स्केलर है। चल अब आइए हम देखते हैं वेग क्या है, वेलोसिटी। तो जिस प्रकार से आपने चाल को परिभाषित किया, उसी प्रकार से वेग को भी बताया जा सकता है। वेग क्या है, वो सिंपल परिभाषा है, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, याद रखिएगा, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। द रेट
of displacement is called velocity. The rate of displacement is called velocity. V equal to S for displacement, S अपॉन टी। याद रखिएगा, वेग बराबर, यहां मैं लिखता हूं विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। इसकी भी इकाई वही होगी, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यह एक सदिश राशि कही जाएगी। ठीक है, तो वेग की परिभाषा हो गई, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और यह एक वेक्टर है। ठीक, आगे की पॉइंट है, देखिएगा, हमने ये दो पॉइंट लिए थे, इसको मैंने क्लियर कर चुका हूं, सदिश राशि और अदिश राशि। अब जरा देखेंगे औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? अब ये औसत वेग समझने के लिए आपको करना क्या है, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए कि आपने संडे से लेकर के अगले सैटरडे तक, मतलब 7 दिन तक आपने कुछ अर्निंग की है। अब अर्निंग देखिए, मैं यहां लिखता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, ये है संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7 डेज आपके यहाँ पर हैं। आपने संडे को, जो आप अपनी, आपके पास एक बुक है, आपने संडे को 7 पेजेस पढ़े। कितने? 7। लेकिन मंडे को टाइम कम मिला था, आपने 3 पेजेस ही पढ़े। और ट्यूसडे को जाकर के आप जो है 11 पेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, वेडनेसडे को 10 पेज पढ़ते हैं, थर्सडे को 7, फ्राइडे को 4 और सैटरडे को 7। अब आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 7 दिनों में जो पेजेस की संख्या ये पड़ी है। अगर कोई पूछे कि आप प्रतिदिन कितना पढ़े थे, डेली आपका क्या पढ़ने का रेट था, क्या दर थी, आप क्या बताएंगे? पर डे आप 7 पढ़ते थे, या 10 पढ़ते थे, या 11 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे, 4 पढ़ते थे? दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे में करना क्या है, जब आपको पर डे का निकालना हो तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं बता दूंगा। देखिए, 7 प्लस 3 प्लस 11 10 7 4 7 अपान 1 2 3 4 5 6 7 7 आंकड़े हैं ना। इन 7 आंकड़े नीचे जो 7 को बटे करना, 7 जितने आंकड़े उतने भाग देना, माने जितने आंकड़े हैं उनको सबको जोड़ करके, ठीक है ना, सबको जोड़ लेना, और जोड़कर कितने आंकड़े काउंट करके उतना नीचे कर देना। अब इन सबको जोड़ करके 7 का भाग अगर आप दे देंगे, जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा एवरेज। अब उसी प्रकार से आपको निकालना है औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर औसत दूरी, क्या है? औसत दूरी या विस्थापन बोल दीजिएगा, बटे औसत समय। औसत समय ये आप निकाल लेंगे, हो जाएगा औसत वेग। ठीक, अब अगला है रेखीय एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अब ये क्या होता है? मान लीजिए एक बस है, उसकी पहले घंटे में वह 40 km/h की स्पीड से जाती है। अगले 2 घंटे में वह 80 km गई। अगले आधे घंटे में वह 20 km गई। बराबर है। आप इस प्रकार से देखिए कि कुल मिलाकर उसका जो स्पीड है ना, प्रति घंटे 40 ही आ रहा है। पहले 1 घंटे में 40, बाद के 2 घंटे में 80, मतलब एक में 40 आया ना। आधे घंटे में 20, मतलब एक का 40 बोलोगे ना। जब कोई पिंड, जब कोई वस्तु
समान समय में समान दूरी तय करता है उसको हम कहते हैं समान गति, ठीक ना। किसी पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय करने को ही औसत गति कहते हैं, ठीक है। दूसरा एक समान गति का एक समान गति कहते हैं, एक है असमान गति। अब असमान गति क्या होता है, उल्टा बोल दो। जब कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय करे, समान समय में असमान दूरी तय करे, ऐसी गति को असमान गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस इन सर्टेन टाइम इन सिमिलर टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अब आगे हम आपको बताएंगे त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अभी इसकी परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को ए से दिखाते हैं, ए इक्वल टू वेग परिवर्तन v माइनस यू अपॉन टाइम। जरा इसको समझो, v क्या है, v है प्रारंभिक गति, प्रारंभिक वेग। मान लो किसी बस का प्रारंभिक वेग 10 km पर आवर है, 10 मीटर पर सेकंड मान लो, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगले 3 सेकंड के पश्चात उसका जो वेग था वो कितना हो जाता है, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। तो इसमें प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक u है, कितना है 10 अब मैंने बोला, और अंतिम वेग 25 बोला, तो ये हो जाएगा 25 ऋण 10 बटे सेकंड 3 था ना, बराबर हो जाएगा 15 बटे 3 बराबर 5। कितना आया, ये वो 5। तो ये त्वरण निकल गया इसका। अब इसकी इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया ये त्वरण। त्वरण परिभाषा में फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। इसको संकेतों में क्या लिखते हैं, a बराबर v माइनस यू बटे टी, ठीक। इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये त्वरण के प्रकार है कुछ। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, जब किसी पिंड का, ध्यान रखिएगा, जब किसी पिंड का प्रारंभिक वेग कम हो और जैसे जैसे समय बीतता जाए वैसे वैसे वेग बढ़ता जाए, तो ऐसे त्वरण को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक त्वरण बोलते हैं। या यूं बोलिए, जब पिंड का वेग बढ़ता जाता है तो उसमें आप पाए जाने वाले त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे एक बस है, जब शुरुआत में ड्राइवर चालू करता है तो उसका वेग कम रहता है, लेकिन धीरे 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 वेग उसका बढ़ता जाता है। इसका मतलब उस बस में धनात्मक त्वरण है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगला है ऋणात्मक त्वरण। क्या है, ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसे मंदन और अवतरण भी बोल सकते हैं। उल्टा बोलिए, जब पिंड का वेग समय के साथ घटता जाए, माने प्रारंभिक वेग अधिक हो और अंतिम वेग कम हो, ऐसे में पाए जाने वाले त्वरण को हम नकारात्मक ऋणात्मक और त्वरण मंदन का नाम देंगे, ठीक है। When the speed of object decreases slowly, then there is a negative acceleration, ओके। अब अगला एक वर्ड आप देख रहे हैं, शून्य त्वरण। शून्य त्वरण कब होता है, जब किसी पिंड का वेग न तो घटे न बढ़े, माने जिस वेग में वो चलता है उसमें चलता रहे। जितने भी ग्रहों उपग्रहों गतियां होती सब में नकारात्मक त्वरण पाया जाता है। घड़ी की सुई में नेगेटिव है, तो शून्य त्वरण है। जितने ग्रह उपग्रह हैं उनमें वेग परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनमें नकारात्मक नहीं, शून्य त्वरण बोलेंगे।
घड़ी की चलती हुई सुई में शून्य त्वरण है। और साथ साथ एक बात और समझ लीजिए, कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, रुकी हुई है, जैसे बंद घड़ी है, उसमें भी शून्य त्वरण होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग उसका शून्य है, अंतिम वेग भी शून्य है, उसमें वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसे में उस स्थिति में उसको हम शून्य त्वरण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम गति के 3 समीकरण। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसके संकेतों का मतलब मैं बता रहा हूं, ये आपको प्रश्न हल करने में बहुत ही सहायक होगा। गति के 3 समीकरण बनाए गए। पहला v बराबर u प्लस ई टी। अब v क्या है? अंतिम वेग, अंतिम वेग समझ गए ना। और u क्या है? प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभ में, जैसे एक बस है, पहले उसका वेग था 10 किमी प्रति घंटा, बाद में हो जाता 25 किमी, तो पहले जो वेग था क्या था? 10 ना, 10 को हम प्रारंभिक वेग कहेंगे, इसे हम u से दिखाते हैं, और अंतिम वेग को v से दिखाते हैं। v बराबर u प्लस ए टी। ए क्या है? ए त्वरण है और टी टाइम है। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक, याद रखिएगा। दूसरा है यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यश क्या है? डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा था यहाँ पर ना, दूरी, विस्थापन, ये दूरी है। यू प्रारंभिक वेग जान गए हैं, टी टाइम है, ए त्वरण है, टी टाइम है। यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप याद करिए। तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब वी स्क्वायर आप वी समझ गए हैं, यू का मान जानते हैं, ये क्या है? इस विस्थापन। इस प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे? गति के 3 समीकरण। अब इन 3 समीकरणों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा और हम चलेंगे आगे। ये हमारा एक पद है, इसे बल कहते हैं, बल, फोर्स कहते हैं। अब बल है क्या? बल की परिभाषा क्या है, इसको आप पहले यूं समझिए। जैसे मान लीजिए हमने एक टेबल को धक्का दिया, ठीक, टेबल अपनी जगह से खिसक कर आगे चल जाती है। अगर टेबल को हमने अपनी तरफ खींचा तो टेबल क्या होती है? खिसक कर हमारी तरफ चली जाती है। या एक दीवार को मैंने धक्का दिया, क्या दीवार हिलेगी? शायद नहीं। लेकिन वहां पर भी आपने बल लगाया, टेबल पर बल लगाया था, आपने धक्का दे करके, खींच करके, टेबल में मूवमेंट आ गया था। आपने दीवार पर धक्का दिया, लेकिन वहां पर कोई भी गति दीवार में नहीं आई, फिर भी आपने बल तो लगाया है ना। तो परिभाषा कैसे लगाएंगे? बल, बल वह, याद करिएगा, बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयत्न करे। बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी पिंड की अवस्था में, अवस्था समझ रहे हैं, अगर गतिमान है तो रोक देगा, रुका है तो गतिमान कर देगा, ठीक। बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन ला दे या फिर लाने का प्रयत्न करे, उसको हम बल कहते हैं, ठीक। अब बल का सूत्र होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक, द्रव्यमान गुणे त्वरण। संकेतों में F बराबर, F माने बल, द्रव्यमान को बोलते हैं यम और त्वरण को बोलते हैं ये। F बराबर ma, ये सूत्र याद रखना, बल कभी निकालना हो तो सूत्र से काम देगा। F बराबर ma, इसका इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन, याद रखिएगा, बल की इकाई न्यूटन है, बल की इकाई न्यूटन, ठीक। अब ये बल कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। बल जो हमारे आसपास में है 2 प्रकार के हैं, एक है संतुलित बल और एक है असंतुलित। जरा इसकी महिमा समझ लीजिए क्या है। महिमा ये है, मान लीजिए आप कोई वस्तु किसी टेबल पर रख देते हैं, आप जानते हैं वह वस्तु टेबल पर एक बल लगाती है, किधर लगाती है? नीचे की तरफ। टेबल पर रखी गई वस्तु टेबल पर नीचे की तरफ एक बल लगाती है, लेकिन ध्यान रखना, एक बात और जान लीजिए, वो टेबल भी वस्तु पर ऊपर की तरफ उतना ही बल लगाता है जितना कि वो वस्तु लगाई थी। बराबर। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक लड़का एक बेंच पर बैठा है, बेंच पर जितना बल नीचे की तरफ लगेगा लड़के के द्वारा, बेंच भी उतना ही बल उस बच्चे पर लगाएगी ऊपर की तरफ। अगर ये दोनों बल
बच्चे द्वारा लगाया गया नीचे, बेंच द्वारा लगाया गया ऊपर, ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाए, मान जितने अमाउंट में बल बच्चा लगा रहा है उतने में बेंच भी लगाए है, और इनकी दिशा विपरीत हो। अगर बल बराबर और दिशा विपरीत हो तो ऐसे बल को हम कहते हैं संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? अगर कि माने अब इसकी परिभाषा बल देख लीजिए। जब किसी पिंड पर समान किंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्यरत होते हैं, ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। अब ये समझिए, एक पिंड है, ठीक है। अब एक पिंड को एक बल इधर से और एक बल इधर से, अब इन दोनों बलों की दिशा क्या विपरीत है ना, इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी इधर है। लेकिन मान लीजिए 2 न्यूटन का बल ये भी है, 2 न्यूटन का बल ये भी है, तो ये बल एक ये पिंड पर लगने वाले दो बल हैं, इनका परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, ऐसे बल को हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल। ठीक, व्हेन इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शंस two forces are applied on any object, the forces are called balanced force। एक ही पिंड पर समान किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत बल को संतुलित बल कहते हैं ना। द इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड फोर्स। अब ध्यान ये रखना कि किसी भी पिंड पर जब संतुलित बल लगता है तो कोई भी कार्य नहीं होता है, तब कार्य का मान 0 होता है। क्योंकि देखो, कार्य हुआ तभी माना जाएगा जब पिंड में विस्थापन हो, पिंड एक जगह दूसरी जगह जाए। जब एक पिंड पर संतुलित बल लगे हैं, समान बल लगे हैं, विपरीत दिशाओं में लगे हैं, तो उस पिंड की अवस्था में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो ऐसे बल को हम संतुलित कहेंगे। और जब किसी पिंड पर संतुलित बल लगता है तो कार्य का मान 0 होता है। आ जाइए दूसरा पढ़ते हैं, असंतुलित बल। उल्टा बोलिए, ये पिंड है, ठीक है, एक बल ये है, ये 10 न्यूटन का है, एक बल ये है, ये 5 न्यूटन का है, ठीक है। यहाँ पर एक ही पिंड पर दो बल लगे हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, लेकिन बलों का मान भिन्न भिन्न है। ऐसे में क्या संभव है? ऐसा संभव ये है, पिंड जो है गति करके इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर का बल, ये बल ज्यादा है, तो कम को धक्का देके पीछे कर देगा। यह एक असंतुलित बल है, और असंतुलित बल लगने के ही कारण पिंड में गति आ रही है। इस गति को होने के ही कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे? असमान विपरीत दिशाओं में लगे हुए बलों को असंतुलित बल कहते हैं। अनइक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस आर कॉल्ड इम्बैलेंस्ड फोर्स। याद ये रखिएगा, असंतुलित बल में ही कार्य संभव होता है, संतुलित बल में किसी भी प्रकार से कार्य संभव नहीं है। बच्चों, ये आज का एक वीडियो है, अभी एक वीडियो आपको और मिलेगा सामान्य विज्ञान का ही। अब सामान्य विज्ञान के 2 वीडियो आप कर लेंगे तो आपके साइंस के किसी भी चैप्टर को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये है सामान्य विज्ञान। अब यह ध्यान रखना, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, ये किसी कक्षा 8वीं 7वीं 9वीं के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये सारे बच्चे जो 8वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ते हैं, साइंस में हर जगह इनका उपयोग आता रहेगा। हर जगह इनका उपयोग से आपको नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, समझने होंगे, या आगे जाने पकड़ के करना होगा। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जिसमें हम एक परमाणु की संरचना और इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, इन सब को लेकर आएंगे। इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद में फिर हम आपको साइंस के आपकी अपनी बुक के चैप्टर को शुरू करेंगे। ये लेसन, ये वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, और आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भरपूर शेयर कीजिए। आप भरपूर शेयर कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आपका ये वीडियो मेरे पास
आपके पास तो मैं नहीं हूँ, नज़दीक नहीं हूँ, लेकिन आप लाइक कहाँ करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना टाइम देते हैं, ये भरपूर मुझे पता चलता रहता है। ठीक ना? आप भरपूर टाइम दे रहे हैं, आप इसी प्रकार से रिपीट करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और फिर नए नए वीडियो के साथ में आपके सामने आऊँगा। और आने वाले कुछ समय में ही एक बहुत ही अच्छे सिस्टम से हम वीडियो आप बनाकर और अच्छे सिस्टम बनाकर पेश करने वाला हूँ, जिसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ओके, थैंक यू।